हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स के। जो अभी एग्ज़ाम है डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स का 2024 का भी है, बट जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, 2021 वाला 2022 में कंडक्ट किया गया था। उसके अंदर जो क्वेश्चंस जो आए थे उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप अगर कोई भी टीचिंग एग्जाम, कॉमर्स से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो यूजफुल होने वाले हैं। इसके साथ अगर आप कोई ऐसे कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कॉमर्स एक सब्जेक्ट होता है तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। और अगर टीचिंग वाले सब्जेक्ट की कर रहे हो, किसी की जैसे एचटेट वगैरह की कर रहे हो, केवीएस एनवीएस, इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग जो क्वेश्चन है वो सिमिलर ही पूछे जाते हैं, सेम लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलर यूजफुल होने वाली है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। जो कैपिटल इशू है उसको करने के मेथड्स यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बिड एंड ऑफर। अब देखो इनमें से हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन से मेथड है कैपिटल इशू के। कैपिटल इशू क्या होता है? जब आप शेयर इशू करते हैं कैपिटल रेज करने के लिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म पैसे को रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए जो मेथड्स यूज करती है अलग अलग, तो उनमें से पूछा कि कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला है ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल एक मेथड होता है कैपिटल इशू का, जब एक फर्म सेल के लिए ऑफर करती है शेयर्स को या डिबेंचर्स को, जो भी, तो जब वो ऑफर के लिए सेल मतलब एक तरीके से ऑफर करती है बेचने के लिए अपनी जो एक ओनरशिप है वो एक मेथड होता है कैपिटल इशू का। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक मेथड है कैपिटल इशू का। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो पर्टिकुलर कंपनी है वो अपने रिलेटिव्स या जो नोन्स हैं उनको अपने जो शेयर्स हैं वो इशू करती है, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसे ही एक होता है राइट इशू। राइट, आपने राइट शेयर सुने होंगे, तो राइट इशू के थ्रू भी कंपनी अपने जो कैपिटल है वो इशू करती है। तो ए बी सी तीनों ही मेथड है कैपिटल इशू करने की। बट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, बिड एंड ऑफर, तो बिड एंड ऑफर कैपिटल इशू करने का मेथड नहीं है। यहाँ पर इस बिड एंड ऑफर का यूज किया जाता है जो फ्यूचर मार्केट है, जहाँ पर स्टॉक्स, जो फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, इनके ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे बिड एंड ऑफर जो है इसका यूज किया जाता है इस मेथड का। तो ऑप्शन हमारा ए बी सी वाला जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल इशू करने के मेथड पूछे गए थे, ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिकॉज बिड एंड ऑफर इज नॉट अ मेथड ऑफ कैपिटल इशू। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। Insider trading refers to trading in the scripts of a company by person having access to dash gains or reduce losses। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर एक जो कंपनी है, कंपनी के जो पर्सन है, यानी कि जो कंपनी में की पर्सोनल्स हैं, मेन जो हायर लेवल पे, उनके पास एक्सेस होती है किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की। मतलब उनके पास किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है या एक्सेस होती है, ताकि वो जो अपने गेन है, जो अपना फ़ायदा है उसको तो बढ़ा सके और जो अपने लॉसेज हैं वो कम कर सके। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में ऐसी क्या एक्सेस होती है कंपनी के पर्सनस के पास, यानी कि कंपनी के साथ जो बिल्कुल लिंक्ड हैं उन पर्सनस के पास। तो उनके पास पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन होती है, अनपब्लिश्ड होती है, एनालाइज्ड होती है, सिंथेसाइज्ड होती है। अब देखो पहले हमें पता होना चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि जो कंपनी के जो अंदर के पर्सोनल यानी कि हायर लेवल पे जो लोग हैं उनको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन का एक तरीके से यूज करके जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में जो लोग हैं कंपनी के, उनके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस होती है, पब्लिश्ड की, अनपब्लिश्ड की, एनालाइज्ड की, सिंथेसाइज्ड की। तो अब देखो पब्लिश्ड की तो सबके पास होगी, वो कंपनी के लोगों के पास तो पर्टिकुलर हो नहीं सकती। तो जो अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ऐसे बातें, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचना जो बाहर वालों को नहीं पता, सिर्फ अंदर वालों को ही पता है, तो वो अनपब्लिश्ड होगी। तो अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन की जो एक्सेस है वो होती है कंपनी के पर्सन पे, इस वजह से वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ही होता है कि जो अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करके ट्रेडिंग करना, अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको इंक्रीज करने के लिए और जो लॉसेज हैं उनको कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स वॉज क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड। अब यहाँ पे हमसे क्लासिकल थ्योरीज के बारे में पूछा गया है, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी। तो ये तीनों ही थ्योरी क्लासिकल थ्योरीज हैं जो हम मैनेजमेंट के अंदर थ्योरीज पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन की।
वो उनको हम अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होती है क्लासिकल थ्योरीज, एक उस क्लासिकल के बाद एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आती है जहाँ पर हम बात करते हैं हाउथोन एक्सपेरिमेंट की, एल्टन मायो की, और एक आती है मॉडर्न थ्योरीज। यानी कि बेसिकली तो मेन तो 2 कैटेगरी होती हैं, क्लासिकल थ्योरीज, एक मॉडर्न थ्योरीज। अब ये जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, क्लासिकल यानी कि बिल्कुल ट्रेडिशनल जो थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, उसके अंदर हम पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी आपने पढ़े होगा, ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर है वो मेन डेवलपर है जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है उसके। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्यूल। ठीक है, ये जो तीनों थ्योरीज हैं ये क्लासिकल थ्योरी हैं। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही क्लासिकल थ्योरीज बता रही हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप स्ट्रक्चर्स हैव and behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है और ये पूछा गया है कि ये बात किसने बोली है। बात है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड, इसके एक तरीके से मतलब बता रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पर सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है या ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा। ठीक है, ज़्यादातर आप सुनोगे या देखोगे जब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन है या जो चीज़ें हम हमारे अपने लेवल तक आप पढ़ते हैं उसमें जो स्टेफन पी रॉबिन्स है उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ठीक है, इनकी बुक्स भी हम पढ़ते हैं, इनके बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं स्टेफन पी रॉबिन्स की ही, और ओबी की बुक जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ज़्यादातर चांसेस में ये होता है कि स्टेफन जो पी रॉबिन्स हैं वही ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड जो टर्म है उनको डिफाइन करते हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे और भी उत्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए पर्सन हु रिपोर्ट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय देयर एम्प्लॉयर टू आउटसाइडर इज नोन एज, यानी कि एक पर्सन जो रिपोर्ट करता है अनएथिकल प्रैक्टिस, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस जो हो रही है बाय देयर एम्प्लॉयर टू आउटसाइड, यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म है उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है तो वो जो एम्प्लॉयर है वो कुछ अनएथिकल काम कर रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई एक पर्सन जो है फर्म के अंदर का कोई पर्सन बाहर आउटसाइड रिपोर्ट करे इस बात को, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, किस नाम से उसको डिफाइन करेंगे या क्या टर्म उसके लिए यूज करेंगे? परसीवर, रिपोर्टर, विशल ब्लोवर या फिर इन्फॉर्मर। तो इसको हम बोलते हैं विशल ब्लोवर, यानी कि जो कंपनी की इनसाइड में इनसाइड मतलब उसकी कंपनी के अंदर कोई अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, कोई एम्प्लॉयर कर रहा है तो उसको बाहर रिपोर्ट करे। ठीक है, ये जो अपना कंपनी एक्ट 2013 आया था इसने इनको आइडेंटिफाई किया था, मतलब इनको रिकॉग्निशन दिया था विशल ब्लोवर्स को कि जो लोग कंपनी के अंदर की अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रिपोर्ट करते हैं बाहर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के फॉर्मेशन का क्या सोर्स है, यानी कि जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड कैसे बनता है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं? सोशल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो इनमें से पूछा है, दोनों है ये तीन है। तो अब देखो जो सोशल लर्निंग है, सोशल लर्निंग यानी कि समाज से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से हम सोशली कुछ लर्न करते हैं, तो क्या उससे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है? बिल्कुल होता है। हम सोशल, हमारा कैसी लर्निंग है, सोशल लर्निंग हमारे एटीट्यूड पे इफेक्ट डालेगी, इंप्रूव भी हो सकता है, उससे हमारा चेंज भी हो सकता है एटीट्यूड सोशल लर्निंग से। तो सोशल लर्निंग एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एटीट्यूड के फॉर्मेशन में। फिर बात करें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की। अब ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है? अपने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का एक नाम होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने उसमें नाम सुना होगा। ये एक तरीके से ये लर्निंग का ही एक मतलब थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी है। इसको जो B.F. स्किनर है, आपने थोड़ी साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी है तो उसके अंदर ये चीज़ आती है, टीचिंग में भी पढ़ते हैं। तो जो B.F. स्किनर है उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की ये थ्योरी दी थी। इसके अंदर बात होता है कि भाई जो बिहेवियर है, मतलब लर्निंग है, वो कैसे होती है? वो रीइंफोर्समेंट से होती है कि अब किसी बंदे ने कोई एक्शन लिया, फिर उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके बेसिस पे फिर प्रैक्टिस करते करते जो है एक बंदा को सीखता है। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसके बारे में बात करती है, ये एटीट्यूड के फॉर्मेशन का एक सोर्स नहीं है। फिर बात करें डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी कि अगर हम कोई काम करेंगे, कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेंगे तो उससे भी हमारा एटीट्यूड जो है वो फॉर्म होगा। तो ऑप्शन जो ये 1 है और 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओनली 1 एंड 3 जो है वो सोर्स हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के। नेक्स्ट मैच करना है अपने को, दे रखे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग कंसेप्ट। कि मार्केटिंग के कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, कि मार्केटिंग की जो फिलोसफीज होती हैं वो दे रखी हैं एक साइड, और इनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि ये जो फिलोसफीज थी इनमें कौन सी पर्टिकुलर कंसेप्ट का या फिलोसफी का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो देखो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है, लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स हैं, प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर को क्या जरूरत है उसका प्रोडक्शन करना,
प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स करना और इंप्रूव करना सोसाइटी की वेलबींग। कंसेप्ट अपने वही 5 कंसेप्ट हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ प्रोडक्ट कंसेप्ट की। अब देखो प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में हम जो कंपनी है वो ये जो पर्टिकुलर फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं कि हमने प्रोडक्ट बेस्ट बनाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के इंप्रूवमेंट पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट बने, इतनी मतलब पूरा जोर जो है वो प्रोडक्ट पे ही लगाते हैं, तो वो होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में देखिए क्या वहाँ पे इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लार्ज स्केल सेलिंग एफर्ट होते हैं, या वही बनाया जाता है जो कंज्यूमर को जरूरत है, या प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होती है। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट वाले में हम प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे फोकस की जाती है, तो फर्स्ट जो है वो डी के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट सोसाइटियल कंसेप्ट। अब सोसाइटियल कंसेप्ट जहाँ पर हम समाज जो है उसके कंसिडर करके चलते हैं कि सोसाइटी पे पर्टिकुलर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑल ओवर सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो सोसाइटियल इफेक्ट क्या करेगा, इंप्रूव करेगा सोसाइटी की वेलबींग, तो सोसाइटियल 2 से ये ईज जो है वो 2 से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि हमें बेचना है, सेल करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करनी है। वो सेल कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यानी कि सेलिंग एफर्ट्स करेंगे। तो लार्ज स्केल पे से सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट किए जाते हैं सेलिंग कंसेप्ट में। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम मेन फोकस करते हैं कि प्रोडक्शन पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, कस्टमर्स तक पहुंचाना है, वो अपने आप ले लेंगे, तो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आएगा प्रोडक्शन कंसेप्ट में। फिर लास्ट बचता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग में मेन चीज़ फोकस की जाती है कस्टमर को क्या जरूरत है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो हमने उस चीज़ का प्रोडक्शन करना है जो हमारा कंज्यूमर जो है वो चाहता है। तो प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड जो है वो रिलेटेड है मार्केटिंग कंसेप्ट से। तो इन सबको मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है what is known as the process of dividing total market for a product or service into several smaller groups such as a member of each group are similar with respect to factors that influence demand। देखो यहाँ पर हमें एक बताया गया कि वो क्या चीज़ होती है, प्रोसेस डिवाइडिंग टोटल मार्केट, टोटल जो मार्केट है उसको डिवाइड करना फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि किसी एक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना टोटल मार्केट को। तो जब हम टोटल मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं तो वो क्या होता है, यानी कि हम मार्केट को एक अलग अलग सेगमेंट बना रहे हैं, तो वो होता है मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमने स्टेटमेंट दे रखी है और इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, वो सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए है pricing is governed by a not only the internal factor of a company but also the external factors। अब देखो जो प्राइस है, प्राइस के ऊपर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इंटरनल फैक्टर यानी कि कंपनी के अंदर के फैक्टर ही उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो भी अफेक्ट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्राइसिंग दोनों से प्राइसिंग अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करें तो देखेंगे हमारे बिजनेस के अंदर क्या की चीज़ें, जैसे कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट क्या है, एक इंटरनल फैक्टर है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, मार्केट का एरिया कितना है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी है। यानी कि प्राइसिंग वाले जो डिसीजन है उसको दोनों ने इफेक्ट किया, इंटरनल ने भी एक्सटर्नल भी। तो ऑप्शन ए है जो वो ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जैसे जैसे हम हमारी सेल्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपकी सेल्स बढ़े तो प्रॉफिट भी बढ़े, वो तो डिपेंड करेगा मार्जिन कितना है। सेल्स मैक्सिमाइज है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमसे गलत ही पूछी गई थी, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं, जैसे देखो कंपनी विच वांट टू क्रिएट ए प्रेस्टाइज इमेज, कंपनीज विच वांट टू क्रिएट प्रेस्टाइज इमेज फॉर देयर प्रोडक्ट्स नॉर्मली प्राइस हाई, यानी कि जो कंपनी अपनी इमेज जो है वो प्रेस्टाइज इमेज क्रिएट करना चाहती है, तो भाई बहुत प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, तो वो प्राइसेज जो है वो ज़्यादातर हाई रखती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, महंगे प्रोडक्ट अपना प्राइस हाई रखेगी अगर वो इमेज अपनी ऐसी बनाना चाहती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक्स टू प्रिवेंट प्राइस वॉर्स, जो प्राइस हम स्टेबलाइजेशन की यानी कि प्राइस स्टेबल रहे इस चीज़ की जो पॉलिसी बनाते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, तो वो प्राइस वॉर्स जो है उससे प्रिवेंट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है रीड द सिचुएशन गिवन बिलो एंड क्लासीफाई इट। ए कस्टमर वॉक इनटू ए जनरल मर्चेंट soap while buying Dove soap discover that he can get a stainless steel spoon free if she buys Santoor soap. Therefore she bought
संतूर शॉप। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन, एक सिचुएशन दे रखी है कि एक कस्टमर जाता है शॉप के अंदर, तो वहाँ पे वो जब डव वाली जो शॉप है उसको खरीद रहा था, तब उसने सोचा, मतलब उसने ये पॉइंट उसके दिमाग में आया कि वो एक स्टेनलेस स्टील स्पून फ्री जो है वो एक तरीके से मतलब उसकी डिमांड है ऐसी, तो वो संतूर वाली जो शॉप है उसको खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो संतूर की जो शॉप उसने खरीदी, ये क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट है, ये पब्लिसिटी है, ये ना ही एडवर्टाइजमेंट ना ही पब्लिसिटी है, या फिर ये दोनों है? अब देखो, जो सामान वो खरीदना चाहता था वो उसने नहीं खरीदा, उसने अब उसे पता चला कि भाई मतलब वहाँ से उसने उसे ये पता चला कि उसे स्टेनलेस स्टील स्पून फ्री वाली जो शॉप चाहिए वो संतूर शॉप है, तो उसने वो ले ली। तो यहाँ पर उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, ना ही उन्होंने पब्लिसिटी की, तो ना ही तो ये एडवर्टाइजमेंट है, ना ही ये पब्लिसिटी है। ठीक है, ये क्या है? ये पर्सनल सेलिंग हो सकती है कि जब वहाँ पर जो सेलर है, पर्टिकुलर जो कस्टमर के साथ जिसने डील की है उसने पर्सनली उसको बताया, इन्फॉर्म किया, तो ये वो हो सकती है। तो ये पर्सनल सेलिंग हो सकती थी कि भाई जब वहाँ पे जिस पर्सन ने उसके साथ डील किया तो उसने उसको इन्फॉर्म किया, तो वहाँ से वो इम्प्रेस होकर उसने वॉश वाली शॉप खरीदी। ठीक है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी नहीं है। नेक्स्ट है इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल स्टैंड फॉर। अब देखो, ये जो पेस्टल फ्रेमवर्क होता है, इसमें इसके अंदर क्या होता है, जो अपने जो आप बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट, एक मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, वैसे तो दो इस कैटेगरी ऐसे होती है बिजनेस इन्वायरमेंट में, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर जब फिर दो पार्ट आते हैं, एक माइक्रो आता है, एक मैक्रो आता है। तो ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल पार्ट में जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, जिसके ऊपर जो पर्टिकुलर बिजनेस फर्म उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके जो इफेक्ट्स हैं, तो उनको हम एक फ्रेमवर्क के साथ पढ़ते हैं जिसका नाम होता है पेस्टल फ्रेमवर्क। पेस्टल में ये हर एक लेटर की अलग अलग एक अलग कंपोनेंट बनता है। जैसे पी है, पी फॉर पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, ई है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एस है सोशल इन्वायरमेंट, ऐसे ही टी है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ई से फिर इन्वायरमेंटल, की इन्वायरमेंट में जो चेंजेज है उनकी वजह से उनका इफेक्ट, और एल स्टैंड फॉर लीगल। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग पूरे जो फ्रेमवर्क है उसके अलग अलग लेटर जो है वो अलग अलग पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि एल स्टैंड फॉर, तो एल स्टैंड फॉर लीगल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी विच इज डायरेक्टेड एट producing goods and services considered unique in industry and directed at a consumers who are relatively price sensitive is known as। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहाँ पर डायरेक्टेड है किया जाता है, जो कि डायरेक्टेड होती है ऐसी गुड्स और सर्विसेज को के प्रोडक्शन के अंदर जिनको यूनिक है एक तरीके से इंडस्ट्री के अंदर, और जो कस्टमर मतलब ऐसे कस्टमर्स के लिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं जो कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, यानी कि प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी कि प्राइसेस में चेंज होने से उन कस्टमर की डिमांड में इतना चेंज नहीं होता, तो उसको बोलते हैं प्राइस इनसेंसिटिव, प्राइस के साथ सेंसिटिव नहीं है वो कस्टमर। तो उन कस्टमर्स के लिए जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं जिस स्ट्रेटेजी के थ्रू, और वो यूनिक होती हैं, तो इसको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, या फिर लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। अब देखो, सबसे पहली बात थी यहाँ पे यूनिक होगी तो डिफरेंट होगी, अलग होगी, हमारे कोई कॉम्पिटिटर ऐसी चीज़ें नहीं बना रहा, तो डिफरेंट होगी तो क्या होगा? कॉस्ट लीडरशिप। अब यहाँ पे बात हुई थी प्राइस इनसेंसिटिव है कस्टमर, इनकी कॉस्ट में हमारी वो यूनिक फीचर नहीं है कि भाई कॉस्ट हम कम करें, क्योंकि हम उन कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं जो प्राइस इनसेंसिटिव है, तो कॉस्ट कम अगर कर भी देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई एक बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी नहीं होगी हमारे लिए, तो कॉस्ट लीडरशिप तो नहीं हो सकती। डिफरेंशिएशन की बात करें कि हम कुछ डिफरेंट दे रहे हैं कस्टमर को, कुछ यूनिक दे रहे हैं जो और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके पास नहीं है, तो डिफरेंशिएशन की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चंस दैट स्टडी इकोनॉमिक्स इज सपोज्ड टू आंसर। अब यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम की, हमारी जो केंद्रीय समस्या है सेंट्रल प्रॉब्लम, तो वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उनमें से ये जो ऑप्शन गिवन है वो कौन सा नहीं है? हु प्रोड्यूस वट, कि कौन क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, हु कंज्यूम्स वट, हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब देखो, जो प्रॉब्लम होती है सेंट्रल क्वेश्चन, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी, वहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, यानी कि क्या प्रोडक्शन करना है, वो किन गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। फिर हम बात करते हैं कि कौन इनका प्रोडक्शन करेगा, कौन करेगा। अब सरकार करेगी, प्राइवेट एंटिटीज करेंगी, पब्लिक सेक्टर्स करेगा, तो कौन करेगा। साथ में फिर हम बात करते हैं कि कितनी जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाएंगी, हाउ मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड। उसके साथ हम बात करते हैं कि एक तरीके से
जो मेथड्स है वो क्या होंगे, प्रोडक्शन का मेथड क्या होगा, टेक्निक क्या होगी। तो ये चार चीज़ें हम इसके अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसके अंदर कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है हु, तो ये वाली भी होगी। वहन, ये नहीं हम कभी भी देखते कि कब प्रोडक्शन करना है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोडक्शन कब करना है। सेंट्रल प्रॉब्लम में सिर्फ ये है कि प्रोडक्शन करेगा कौन, ठीक है, किस मेथड के थ्रू किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा और कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा, ये सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। कब, टाइम से रिलेटेड कोई सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब इसमें कंसिडर नहीं करते कि प्रोडक्शन जो है वो कब किया जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज ए चेंज इन टोटल कॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें एक चेंज आना आउटपुट या इन्वेस्टमेंट के लेवल में चेंज करने से, यानी कि अपनी जो टोटल कॉस्ट है वो उसमें कुछ चेंज आ रहा है, वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है किस वजह से, हमने जो अपना लेवल ऑफ आउटपुट है यानी कि आउटपुट है या इन्वेस्टमेंट है उसमें बदलाव कर दिया। तो किसी एक फैक्टर में चेंज की वजह से जो टोटल कॉस्ट है उसमें जो चेंज आता है उसे कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें जो चेंज आता है आउटपुट या इन्वेस्टमेंट के लेवल से, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब ये इंक्रीमेंटल नहीं, अगर यहाँ पे डिक्रीमेंटल दे रखा होता तो वो भी होती। इंक्रीमेंटल का मतलब है जो टोटल कॉस्ट है अगर वो बढ़ गई तो उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे, और अगर टोटल कॉस्ट कम हो जाती तो उसको डिक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि जब भी टोटल कॉस्ट में लेवल ऑफ आउटपुट या इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज आता है तो उसको इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन में हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट दे रखा था तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। वैसे इन दोनों को के लिए एक वर्ड होता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग, कि कितना डिफरेंस आया है, डिफरेंशियल। अब वो डिफरेंशियल दो तरह की हो सकती है, एक इंक्रीमेंटल हो सकती है और एक डिक्रीमेंटल हो सकती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ गुड्स आर ग्रोइंग कंडीशन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कोकोनट। ओके, इफ गुड ग्रोइंग कंडीशन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कोकोनट, यानी कि अच्छी कंडीशन की वजह से, अच्छी कंडीशन थी तो इसकी वजह से जो कोकोनट है उसकी सप्लाई बढ़ गई। एंड हॉट वेदर इंक्रीजेज डिमांड फॉर कोकोनट वाटर, और जो वेदर है वो गर्म थी, हॉट थी, इसकी वजह से जो डिमांड है कोकोनट वाटर की वो भी बढ़ गई। द क्वांटिटी ऑफ कोकोनट बोट्स, यानी कि जो क्वांटिटी, जो मात्रा कोकोनट्स की खरीदी जाएगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज, एंड द प्राइस माइट राइज, यानी कि जो क्वांटिटी है कोकोनट के खरीदने की वो भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेंगे, या कम होंगे या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो कोकोनट के खरीदने की जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ेगी ही, और जो प्राइस है उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है, वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं या सेम भी रह सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो ये बोल रहा है। देखो आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि अच्छी कंडीशन की वजह से कोकोनट की सप्लाई बढ़ गई और डिमांड भी बढ़ गई कोकोनट वाटर की। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कोकोनट की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन बोला कि कोकोनट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और प्राइसेज में कुछ भी चेंज हो सकता है। दूसरा बोल रहा है कि प्राइसेज जो है डज नॉट चेंज बट द प्राइस राइज, यानी कि जो क्वांटिटी है, इनकी जो डिमांड है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा लेकिन प्राइसेज बढ़ेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन कंडीशन की वजह से देखो सप्लाई बढ़ी है और साथ में डिमांड भी बढ़ी है, तो डिमांड बढ़ी है तो क्वांटिटी जो है खरीदने की वो तो बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड यहाँ पे बोल रहे हैं डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड में तो चेंज होगा, फिर साथ में सप्लाई भी बढ़ गई। तो अब देखो जब डिमांड बढ़ती है तो हमें पता है कि जब ज़्यादा डिमांड होती है तो प्राइसेस जो है वो हाइक करते हैं, बट अगर साथ में सप्लाई भी इंक्रीज होगी तो जरूरी थोड़ी ना है कि प्राइस बढ़े। प्राइस क्या पता बढ़ भी सकते हैं, अगर हम बात करें सप्लाई कम बढ़ी हो डिमांड ज़्यादा बढ़ गई हो, ठीक है, प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई हो डिमांड कम बढ़ी हो तो प्राइसेस कम भी हो सकते हैं, और सेम अगर चेंज हुआ है तो प्राइसेस में कोई चेंज भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों मतलब सारी कंडीशन हो सकती है प्राइसेस में तो, लेकिन डिमांड तो जरूर बढ़ेगी क्योंकि डिमांड की तो कंडीशन दे रखी है कि डिमांड बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे सीधा सीधा कि जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी ही लेकिन प्राइसेस में कुछ भी चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है सप्लाई कितनी बढ़ी है, डिमांड कितनी बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर एक्टिविटी और ऑपरेटिंग रेशो। देखो जो हम रेशोज पढ़ते हैं अकाउंट्स के अंदर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक लिक्विडिटी रेशो होते हैं, एक एक्टिविटी रेशो होते हैं, एक सोल्वेंसी रेशो होते हैं और एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक्टिविटी रेशो के बारे में। तो एक्टिविटी के अंदर सारे जो टर्नओवर वाले रेशो हैं वो आते हैं। तो करंट रेशो ये लिक्विडिटी रेशो है, क्विक रेशो भी लिक्विडिटी रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये होता है एक्टिविटी रेशो का टाइप, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो ये सोल्वेंसी रेशो है। नेक्स्ट है दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये एक अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट
एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट, कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे। तो ऐसा कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है? मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, ऑब्जेक्टिव एविडेंस या फिर ड्यूअल एस्पेक्ट? सीधा सा है ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी कि हर ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ प्रैक्टिस कंपाउंड जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन, यानी कि जो कंपाउंड जर्नल एंट्री है वो कब रिकॉर्ड नहीं की जाती। अब आपको पता होना चाहिए क्या होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखो जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि दो ट्रांजैक्शन है और दो ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कॉमन होता है, तो हम क्या कर देते हैं उसकी एंट्री साथ में ही कर देते हैं। जैसे हमने दो लोगों को पेमेंट करी है, तो दो लोगों को पेमेंट करिए, तो पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट जो है उसमें तो सेम इफेक्ट हुआ है, लेकिन पेमेंट करिए अलग अलग पार्टी को, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए और बी है तो ए को पेमेंट करी तो ए अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, टू करेंगे बैंक अकाउंट। तो ये जो हमने इकट्ठा कर दिया, यानी कि ये एंट्री अलग अलग करने की बजाय इकट्ठी कर दी, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो ये जो कंपाउंड जर्नल एंट्री है ये कब रिकॉर्ड नहीं की जाएगी? ऑप्शन ए बोल रहा है वन अकाउंट इज टू बी डेबिट, यानी कि एक अकाउंट को डेबिट करना, और टू और मोर अकाउंट टू बी क्रेडिट, यानी कि एक अकाउंट को तो हमने डेबिट करना था और दो अकाउंटों को क्रेडिट करना था, तब तो होगी क्योंकि कंपाउंड है, कम बोलेंगे उसको। टू और मोर अकाउंट डेबिटेड, यानी कि दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को डेबिट करना है और वन अकाउंट को क्रेडिट, तो इसका भी एग्जाम्पल देखा ही हमने, तो यहाँ पर भी कंपाउंड एंट्री होगी। नेक्स्ट है टू और मोर अकाउंट टू बी डेबिट, यानी कि दो या दो से ज्यादा को तो डेबिट करना है और दो या दो से ज्यादा को ही क्रेडिट करना है, तो भी कंपाउंड एंट्री होगी। नेक्स्ट है ओनली वन अकाउंट इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट, यानी कि एक को डेबिट करना है एक अकाउंट को और दूसरे को क्रेडिट, तो ये तो सिंपल जर्नल एंट्री हुई, कंपाउंड तो नहीं हुई। कंपाउंड में तो जब एक से ज्यादा यानी कि दो एंट्री या दो से ज्यादा एंट्रीज को हम साथ में करते हैं तब होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओनली डी। नेक्स्ट है ए बिल ड्रॉन ऑन जून 16 for a period of 30 days and unfortunately June 19 is a public holiday, then what is the maturity date of bill? देखो जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं तो वहाँ पे बिल की मैच्योरिटी डेट निकालनी आती है, तो बिल की मैच्योरिटी डेट देखो जून 16 को बिल जो है वो साइन हुआ 30 दिन के लिए, तो जून 16 से अगर हम इसके अंदर 30 डेज ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जुलाई 16 आ जाएगा। अब साथ में हम जब भी डेट निकालते हैं तो 3 दिन ऐड करते हैं ग्रेस के, तो 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे तो 16 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 जुलाई। अब 19 जुलाई को ये बोल रहे हैं कि पब्लिक हॉलीडे है। पब्लिक हॉलीडे का मतलब है पहले से ही पता था हॉलीडे है, तो जब हमें पहले से ही पता होता है हॉलीडे होता है तब जो डेट है, जो मैच्योरिटी की डेट है वो एक दिन पहले हो जाती है। और तो अब देखो कितनी डेट आई थी अपनी, आई थी जुलाई 19, तो जुलाई 19 आई थी तो एक दिन पहले हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जुलाई 18। और अगर यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे की जगह ऐसा लिखा होता कि एमरजेंसी हॉलीडे है तो ये डेट हो जाती 20 जुलाई। ठीक है, अब जाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। देखो जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं तो उसमें हम एक अकाउंट बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जो जॉइंट वेंचर है उसका क्या प्रॉफिट और लॉस रहा उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे सीधा, ओनली बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कोस्टिंग। इनमें से कौन सा कोस्टिंग का मेथड नहीं है? ऑपरेटिंग कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। तो देखो कोस्टिंग में अलग अलग होते हैं, एक तो होते हैं कोस्टिंग के मेथड, एक होती है टेक्निक। तो जब हम पढ़ते हैं मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, ये टेक्निक है। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग मेथड नहीं है कोस्टिंग का, ये टेक्निक है जो हम यूज करते हैं, जैसे बजटिंग वगैरह यूज करते हैं, कोस्ट कंट्रोल के पर्पज से इनको यूज किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कोस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।